नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की पुनः संवाद का अवसर आपने दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, राव इंद्रजीत यादव, इसको लेकर जो बवाल हरियाणा में मचा हुआ है उसमें तो सर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद अब ये जनाब यूएई से ये दावा कर रहे हैं कि 3 बड़े आला पुलिस अधिकारी उसके साथ इस खेल में शामिल रहे हैं और अब उनसे इसको खतरा है। देखिए, ध्यान से सुने। जो भी शातिर दिमाग का माफिया या संगठित अपराधी होता है, दोनों संगठित अपराधी या माफिया होता है, तो उसका एक सेट पैटर्न होता है। और बिल्कुल इसके फुटप्रिंट्स वैसे ही हैं जो राव इंदर सिंह इस वक्त जो है उनका उवाच और उनकी जो वाणी से जो वक्तव्य निकल रहे हैं वो बिल्कुल एक माफिया और संगठित अपराधी के हैं। राव साहब तशरीफ फरमा कहाँ है? यूएई में है, भारत में तो है नहीं। उसके अलावा उनके ऊपर 15 एफआईआर है। 15 एफआईआर के साथ साथ अगर आप देखें तो किस प्रकार के केसेस उनके ऊपर हैं। आर्म्स एक्ट से लेकर के एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर तक, यानी कोई ऐसा छोटा मोटा कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, जघन्यतम अपराध। लेकिन वाह, इनका यह कहना, इनके वक्तव्य के ऊपर अगर आप आए, उनका मुझे माफिया बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, यानी जितनी भी केसेस हैं वो सब फर्जी हैं। और सबसे बड़ी जो है, आप जो है सबसे अचंभा, ताजमहल से भी बड़ा अचंभा, कि जो भी वहां बरामदगी हुई है वो मेरी नहीं है। इसका मतलब पहले तो हमने सुना था कि दरोगा थाना अध्यक्ष जेब से 200 रुपए या एक पुड़िया चरस फर्जी बरामद करते थे, क्योंकि एक पुड़िया चरस कुछ ही रुपए की आती है और 200-400 रुपए या कट्टा जो 500 का आता है वो बरामदगी। लेकिन 6 करोड़ रुपए नगद और करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात, 50 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के कागजात, ये भी लगता है कि ईडी ने ही प्लांट किए थे। अब ईडी की इतनी ज्यादा तो सीक्रेट सर्विस है नहीं कि वो इतने ज्यादा अरबों रुपए का सामान प्लांट कर दें। और क्यों करेंगे? आपका आपराधिक इतिहास ही ऐसा है। और आपने भी ये भी एक आरोप लगाया कि 3 पुलिस अफसर आपके हरियाणा के, आपकी जान के पीछे लगे हुए हैं। एक आईपीएस है, एक इंस्पेक्टर एसटीएफ है और एक हरियाणा पुलिस सर्विस का क्लास 2 ऑफिसर है। सवाल यह उठता है कि हरियाणा पुलिस का कोई अफसर हम लोगों के पीछे नहीं लगा है। जाहिर है आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे तो हरियाणा पुलिस आपके पीछे लगी है, एसटीएफ लगी हुई है। और मैं चाहूंगा ये जो भी 3 अफसर हैं, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उसके आरोप को आप पूरा करें कि उसको वाकई आप तीनों से खतरा है। और ऐसे शातिर दिमाग के अपराधियों को पुलिस से भयाक्रांत होना ही चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जैसे अतीक, अशरफ और मुख्तार कहते थे, ये हमारे अपने भाई हैं, ये हमारे गरीबों के मसीहा है, हमारे पारिवारिक संबंध है। तब चिंता की बात होगी पुलिस अफसर के लिए अगर कोई ये कह दे कि हमारे पारिवारिक संबंध है। लेकिन वो 3 पुलिस अफसर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं खोला है, लेकिन इस बात से अंजू जी ये स्पष्ट है कि ये पुलिस के कुछ अधिकारी अभी भी ईमानदार है, उसके पीछे लगे हैं। आज भी दिल्ली में, आज के समाचार पत्र में दिया है, मैं देखता हूं, दिल्ली में एक बिजनेसमैन के परिवार के ऊपर 2 मोटरसाइकिल बॉन्ड लोगों ने फायरिंग की। ये आज सुबह के अखबार में, कल की घटना हुई होगी। और दिल्ली में ये है तो इसके बारे में आरोप लगाते हैं कि एक और बाहुबली है जिसका नाम है भाऊ, वो भी इंद्रजीत यादव से जुड़े बताए जाते हैं। क्योंकि अगर आप याद करें कि जो हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण 2 आत्महत्याएं हुई थी, एक वाई पूरन कुमार आईजी साहब की, उनकी आत्महत्या, और उसके बाद संदीप लाथर एएसआई की। संदीप ने अपने बयान में यह कहा था कि इसको, एक महेंद्र पहलवान है, उसके मर्डर केस में ये राव इंद्रजीत यादव वांछित था और उससे 50 करोड़ की, 50,000 नहीं समझिएगा, 50 लाख मत समझ लीजिएगा, 50 करोड़ की, तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, 50 करोड़ की रिश्वत की बात चल रही थी और तय हुई थी। तो आप समझ सकती हैं कितना बड़ा खिलाड़ी, उसके बारे में तो हम आगे बताएंगे कि सैकड़ों करोड़ में कैसे खेलता था। और इसका यह भी दावा सुन लीजिए, और उसमें सच्चाई है इसके दावे में, कि मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और लगभग 10 करोड़ उसके, क्या क्या कहा जाता है, 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं और 10 करोड़ ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और 4 बिलियन व्यूज हैं, 4 बिलियन व्यूज हैं।
तो ये तो जितना भी जो फूहड़ नाचने वाली हैं उनके तुमसे भी ज्यादा होते हैं, तो इसके मतलब कौन सा तुमने जो है क्रांतिकारी काम कर दिया। लोग बताते हैं कि जो फूहड़ नचनियां होती हैं उनके इनसे भी ज्यादा होते हैं। तो इससे ये तो कोई माप तौल या पैमाना नहीं है शराफत का कि आप इतने हो गए। संदीप लाथर के सुसाइड नोट में उसने कहीं मेरा नाम नहीं लिया। देखिए सफेद झूठ कैसे बोलते हैं। जो चीज डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोग्राफ्ड है, उस पर भी कह रहा है कि नहीं मेरा नाम है, कोई पीछे से मेरा नाम ले रहा है। हम कह रहे कहीं से नाम ले रहा हो, कोई अपनी मदद में रख रहा कि हम बीच में भूल जाएं, तो अगर ले रहा है, लेकिन वस्तुस्थिति सच्चाई यह है कि तुम्हारा नाम संदीप लाथर ने लिया था। और तुम्हारे झूठे माफिया के कहने की बात एक चीज है, जो साक्ष्य की मान्यता होती है। एक आदतन अपराधी है और एक मृत्यु के पूर्व दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन है। जाहिर है डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत महत्व होता है, अकाट्य होता है, और इससे तुम भाग नहीं सकते हो। हालांकि अगर इसके सोशल मीडिया पे आप जाएं तो अंजू जी आप देखिएगा कि अपनी बिरादरी वाले कई वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उसके साथ इसने फोटो खिंचवाई हैं। और अब ये कह रहा है कि नहीं, नायब सिंह सैनी साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हम उनके यहाँ गए थे और जो गुरुग्राम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्हीं के नाम राशि उनके साथ गया था मैं। आप गए थे, कह नहीं गए थे, आपने फोटो तो खिंचवाई, लेकिन हर माफिया यही करता है। आप इकलौते माफिया अपराधी नहीं है कि आपने किया है। आपकी तरह सब जानते हैं कि वक्त आने पे ताश के इक्के की तरह, ट्रम्प कार्ड के इक्के की तरह आप इसका इस्तेमाल करेंगे, या कहीं फंस जाए, पुलिस वाले आ जाए तो अपनी फोटो दिखा करके आप बचने का रास्ता है बताइए। और उनको आपने कहा ईडी कहां से लाई मुझे नहीं मालूम, तो ईडी जब ये खुद ही कह रहा है कि इसकी इसमें कोई संपत्ति नहीं, तो ईडी को चाहिए कि इसको माल मुकदमाती न करके माल लादावा या माल लावारिस करके इसको सरकारी खजाने में जमा कर दें। तो खुद ही कह रहे हैं मेरे पैसे नहीं है, तो ईडी को चाहिए सारे पैसे माल मुकदमाती न करके माल लादावा या माल लावारिस करके इसको खजाने में दाखिल कर दे, सरकार अपने काम में विकास के कार्यों में इस्तेमाल करे। बढ़िया सी फैशनेबल आपकी जो है हाई एंड कार्स, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, मुझे माफिया बनाने का षड्यंत्र। और अगर आप इनके आपराधिक कृत्य के ऊपर आइएगा तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी 2 शेल कंपनियां तीन रखा था, जेम रिकॉर्ड्स, ये जो फ्रंट था क्रिमिनल एक्टिविटीज का, और इसके अलावा जेम रिकॉर्ड्स और जेम ट्यून्स, जिसमें हरियाणवी, भोजपुरी, इस तरीके के म्यूजिक रिकॉर्ड्स वगैरह बनवाता था। लेकिन लोन और लोन को सूद पे चलाना इसका प्राइमरी काम था। आप याद करें कि एल्विश यादव भी एक यूट्यूबर है जो कि पकड़ा गया था नोएडा में रेव पार्टीज में सांप का जहर निकालने में, कुछ उसका हमें याद आ रहा है 5-6 साल पुरानी बात हो गई। तो एल्विश यादव के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था उसमें भी इसका राव इंद्रजीत का नाम आया था। तो आप समझ सकती हैं कि कितने शातिर दिमाग का है, जितना है। सर मैं वही जानना चाह रही हूँ कि ये यूएई से ऑपरेट करता था और ब्याज पर पूरे देश में लोगों को पैसा देता था। इसका खेल सर धड़ल्ले से चल रहा हो, इसको कोई कहीं से आशीर्वाद हासिल ना हो या इसकी सांठ-गांठ ना हो पुलिस अधिकारियों से, क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है। इसका मतलब ही यही, अभी तो आगे आप सुनती चलिए सत्यनारायण कथा का, तभी अभी तो श्री गणेश हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या खुलासा होता है। ये 3 लोकेशंस पे ईडी ने 10 जगह छापे मारे, दिल्ली, गुड़गांव और रोहतक, और 10 जगह के छापे में अभी प्राइमरी जो जानकारी थी वो बताई थी लगभग 6 करोड़ नगद है, करोड़ों की ज्वेलरी और डायमंड, क्योंकि ज्वेलरी और डायमंड का एस्टिमेशन आसानी से नहीं होता है, और लगभग 45 करोड़ 50 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले। अब कहते 5.12 करोड़ कैश, ज्वेलरी 9 करोड़ और प्रॉपर्टी पेपर्स 45 करोड़ के। आप कह रहे हैं आपके पास कुछ है ही नहीं, और आप फ्लैशी कार में भी कार्स का हिसाब नहीं आया है। जो आपके यहाँ जो हाई एंड फरारी वगैरह थी उसके बारे में नहीं। 15 एफआईआर हैं। एल्विश यादव के आक्रमण के ऊपर आपका नाम आ रहा है। अब हम आते हैं इनके जो असली जो क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें। आईजी पूरन सिंह आत्महत्या और दूसरा संदीप लाथर की आत्महत्या में इनका नाम आया था कि 50 करोड़ की लेन देन में इनका हाथ था, 50 करोड़ रिश्वत अपने को बचाने में। किसकी हत्या में? एक महेंद्र 6-3 उसका नाम यह था कि महेंद्र पहलवान मृतक की हाइट ही 6-3 थी। तो झज्जर जिले में एक दीघल गांव है। दीघल गांव बहुत अच्छा गांव है और वहां के लोग बड़े आर्थिक रूप से संपन्न हैं। वहां पे 20 से 50 उम्र की आयु के लगभग 1200 लोग हैं
और ये 1200 लोग लगभग सैकड़ों करोड़ का ये उधार देते हैं। उसमें बिचौलिए का काम करता है ये राव इंदर सिंह, जिसको कहते हैं बंदर बांट। इधर कहता है कि तुम लोन दे दो, जब लोन आ गया तो उनसे कहते हैं कि सूद जो है 5%, 5% पर मंथ नहीं, 5% पर एनम नहीं, 5% पर मंथ, ये हो जाएगा 12 पंजे 60%। यानी एक साल में अगर आपने चुकता नहीं किया तो आप तबाह हो जाएंगे, लोन फिर पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसे मान लीजिए मुझसे आपको लोन दिलवाया, हमने रेट फिक्स कर दिया, बाद में हमने कहा कि आप कोई पैसा वापस मत कीजिएगा। आपसे कह दिया अंजू जी कि मैं विक्रम सिंह को जानता हूं, आप कोई पैसा वैसा मत दीजिएगा। अब बीच में दोनों को उलझा करके आपसे कहेगा पैसा मिलेगा नहीं, कहिए तो 5 टके का हम 3 टका कर दें। तो मरता क्या ना करता, मैं कह दूंगा अच्छा भाई राव इतना ही कर दो, 3 कर दो। फिर जो वापस करने की बात आती थी तो फिर इसी में पड़ता था। अब इसी बिजनेस में ये लड़का भी था कि मंजीत 6 फुटा 3, ये भी फाइनेंसर था और लगभग 200 करोड़ का एक लेन देन था। उसको लेकर के इससे बहुत बड़ा ये अदावत हुई, डिफरेंसेस हुए, दुश्मनी हुई। शादी से आ रहा था और उसको गोली मार करके मंजीत 6 फुट 3 इंच की हत्या हो गई। उसमें एक हिमांशु भाऊ गैंगस्टर का नाम आ रहा था, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये इससे मंजीत का दुश्मन था और इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था राव इंद्रजीत का। आज सुबह जो खबर आई है कि हिमांशु भाऊ के गुंडों ने गोली चलाई है दिल्ली में, तो आप समझ सकती हैं कि जैसे एक्सटॉर्शन मुंबई में, एक बार मुंबई में जैसे दाऊद इब्राहिम का, छोटा शकील का चलता था, और इस तरीके के लोग घूम घूम करके, जैसे टी सीरीज वाले की हत्या की गई थी गुलशन कुमार की, और अबू सेलम वगैरह थे, यही सब धंधे करते थे। तो वो इस तरीके का एक नेक्सस है, बहुत खतरनाक नेक्सस है। और मेरी अपील है हरियाणा, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस से, इनको रौद दे मिट्टी में, इनके जो चेले चपाटे हैं और इनके जो फुट सोल्जर्स हैं उनको मिट्टी में मिला दें। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये ग्राउंड पे 2-3 मोटरसाइकिल वालों को, अभी आपने सुना होगा बरेली में एक फिल्म स्टार थी, सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की बेटी थी, उसके घर पे गोली चलाई, बाद में कहा कि पैसे। तो ये इस तरीके के इनके धंधे हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत दिलेरी का काम है। दुबई में बैठे हो, 2 चेले चपाटों को 2-10 हजार रुपए और 2 पिस्तौल दे दो जो कि मार्केट में नाजायज मिलती हैं, उनसे गोली चलवा दो, फिर धमकी दे दो। तो कुछ लोग जो है वो धमकी धपाटे में आ जाते हैं, वो पैसे दे भी देते हैं और कुछ उनको पलट के जवाब देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम दुबई में क्यों बैठे हो, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? तुमको अगर कहते हो बेगुनाह हो तो वापस आओ। और मैं चाहूंगा कि ईडी और हरियाणा पुलिस इनके पीछे लग जाए, और वो जो 3 हरियाणा के पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक आईपीएस, एक हरियाणा पुलिस का क्लास 2 और एक एसटीएफ का इंस्पेक्टर, इनके पीछे लग जाइए भूत की तरह, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने पकड़े हैं उसमें जो इनके चेले चपाटे आते हैं, जिनके यहां से, इनके खाते से, या जिस तरीके से, क्योंकि ये बैंक से तो ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, यूपीआई से करेंगे नहीं, ये कैश से करेंगे या हवाला से करेंगे, तो उसको पकड़ करके 2-4 चेले चपाटे पकड़ करके पूछताछ करें। पूछताछ की आख्या के बाद अंजू जी देखें इनके गिरोह में और कौन लोग हैं, क्या इनका सपोर्ट सिस्टम है, उसको निस्तानाबूद करें। वरना कल सुबह अगर दिल्ली में इस तरीके से किसी व्यापारी के घर पे गोलीबारी की है, वो भी दिल्ली में, तो ये आसार अच्छे नहीं है। सर, ये दुबई में बैठकर हवाला के जरिए पूरा रैकेट चला रहा है और हरियाणा में म्यूजिक एल्बम्स निकालता है, वो भी इसकी एक एजेंसी है। तो ये सर कितने सालों से इस तरह का धंधा कर रहा था और कभी किसी किस पर नजर नहीं पड़ी? या ये माना जाए कि संदीप लाठर ने जब इसका नाम लिया था 50 करोड़ के लेन देन में वाय पूरण कुमार के मामले में, तभी ये जांच एजेंसियों की रडार पर आया? देखिए, जन चर्चा ये है कि ये सिर्फ इसी काम को, लेन देन और सूद पे पैसे पे काम नहीं करता था। तमाम वरिष्ठ, ध्यान से सुनिए, वरिष्ठ अफसरान, नेतागण के पैसे को भी सूद पे चलवाता था। वरना कैसे ये सैकड़ों करोड़ इसके पास कहां से आएंगे? अफसरों की, नेताओं की काली कमाई और जो कमाई है उसको मिला करके ये सूद पे, कहीं कोई लेखा जोखा, कहीं लिखा पढ़ी कहीं नहीं होती थी। और कहीं पे अगर आपको एक लौता सबूत जो मिलता था, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक अगर किसी का है तो उसे पूछे भाई क्यों दिया आपने, क्या कारण थे? लेकिन इसकी शोहरत आम यही थे, इसीलिए ये इतने वर्षों तक बेदाग और बेखौफ काम कर रहा है और दुबई से बैठ करके ये अपने रील बना रहा है
और रील बनाने के साथ साथ क्योंकि बहुत अफसरों का, बहुत राजनेताओं का पैसा इसके माध्यम से है, इसलिए इसको छूने में बहुत लोग डरते हैं। अब एक्सेस तो देख लीजिए, एक जनप्रतिनिधि के साथ जाकर के वो मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच जाता है, जिसे 2-3 चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट है, निहायत शातिर दिमाग का है, संपर्क सूत्र बहुत अच्छे हैं, इसके पास धन की कमी नहीं है और इसके पूरा सपोर्ट सिस्टम इसके साथ है, राजनीतिक भी। आप जरा सोशल मीडिया पे जाइए और मैं चाहूंगा कि वो फोटोएं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन राजनेताओं के साथ जो इनकी बिरादरी के हैं और इनकी बिरादरी के नहीं भी हैं, तो मेरा परामर्श ये भी होगा कि अपनी फोटो सेल्फी लेने से पहले जरा एक बार किसी के क्रिमिनल एंटीसीडेंट जरूर चेक किया कर लें। जैसे यूपी पुलिस ने एक निकाला है यक्ष ऐप, कहीं कोई आए की सेल्फी खींचना है, जरा एक बार देख लें कि कितने केसेस में है। अगर केसेस में है तो कह दीजिए धन्यवाद, कृपा करके बाहर जाइए, नहीं आपकी सेवा समिति यहीं आ जाएगी। नहीं वहीं पे मालूम पड़ता है कि पूर्णाहुति का समय आ गया है आपके। और बिना सोचे समझे करना तो 15 अपराधों में संलिप्त किसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाना औचित्यपूर्ण नहीं है। सर इस मामले में आपको लगता है कि खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, एक जगह 200 करोड़ का लेन देन करवा रहा था, पैसे ठिकाने लगवा रहा था, कुछ लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाता था, तो सर इतना पैसा तो फिर राजनेताओं के पास ही होता है, तो इस खेल में तो लगता है बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी आने वाले हैं क्या? बिल्कुल आने वाले हैं। ये केस का अनावरण हो जाए तभी मैं समझूंगा कि सही विवेचना हुई है, क्योंकि इस बात को शायद सुना है ये कि 31 दिसंबर का ये मामला है, आज तीसरा दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10-15 दिन में जब विवेचना और थोड़ी आगे बढ़ेगी, प्रगति होगी, तो अंजू जी सबके खुलासे होने चाहिए जिन राजनेताओं का पैसा लगा है। और राजनेता ही तक बात नहीं, जिन अफसरों का भी पैसा लगा है उनका भी नाम का खुलासा होना चाहिए और उनको भी बर्खास्त होना चाहिए। सर वो जो गुत्थी उलझी हुई है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को लेकर, क्या हुआ था, क्यों किया, फिर साथ ही साथ उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई थी, क्या था। लेकिन फिर संदीप लाथर ने भी अपनी जान लेने से पहले जो वीडियो बनाकर खुलासा किया था। आपको लगता है कि अगर ये हत्थे चढ़ जाता है ये राव इंद्रजीत यादव, तब शायद वो पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ पाए कि क्यों ऐसे 2 दिन के गैप में ही 2 अधिकारियों ने इस तरह से अपनी जान ले ली थी? बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो ताज जुड़े ही हुए हैं। संदीप लाथर का इतना बड़ा कदम उठाना, अपने डाइंग डिक्लेरेशन में इसका नाम लेना, यहां तक कह देना कि 50 करोड़ की रिश्वत थी, और 50 करोड़ की रिश्वत मांगने के लिए माली हालात दे करके ही तो मांगेगा। कोई बन्ने भोंदू कबाड़ी टक्कन छक्कन से तो नहीं मांगेगा 50 करोड़। जाहिर है कि जिसकी मोटा आसामी होगा उसी से रिश्वत इतनी मांगी जाएगी। और इसके बाद इसका सही अनावरण तभी होगा जब इनसे बृहद पूछताछ होगी, नार्को एनालिसिस होगी, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लाई डिटेक्टर इंट्रोगेशन टेस्ट होगा और कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा। मनोवैज्ञानिक विवेचकों के द्वारा इससे गहराई से पूछताछ की जाएगी, तभी ये इसका अनावरण हो पाएगा। लेकिन सर अभी तो ये यूएई में बैठा है, वहां से बयानबाजी कर रहा है, ये पुलिस के हत्थे कब चढ़ेगा, ईडी के हत्थे कब चढ़ेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इनके पितामह और इनके पितामह के पितामह जब आ गए दुबई से और कुवैत से, तो ये भी आएंगे वापस। ये कोई उससे बड़े तुर्रम खां नहीं है कि यूएई में एक दिन भारत सरकार चाहले अगली फ्लाइट से यूएई से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ स्वागत समिति तैयार रहेगी एयरपोर्ट। जिस तरह के ये शातिर अपराधी होते हैं, क्या ये पहले से ही अपना पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े राजनेताओं के आशीर्वाद से खड़ा करते हैं, ताकि जब समय आए तो खुद को बचा पाए, और शायद वही ये यूएई में बैठकर कर रहा है इस वक्त? देखिए, जेब कतरे की ये जरूरत है कि वो अकेले ऑपरेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। छोटे मोटे चोर डकैत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन जब करोड़ों का वारा न्यारा करना पड़ता है, उसमें संलिप्तता राजनेताओं की, शासन प्रशासन की जब तक नहीं होगी तो इतना बड़ा कद आएगा ही नहीं। एनएन वोरा कमेटी है, जो आपके सुधी दर्शक देखना चाहें, एनएन वोरा कमेटी जो संगठित अपराध के ऊपर उनकी समिति की रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा ही था कि यह तिकड़ी है, अपराधी, अधिकारी और राजनेता, तब जाकर के संगठित अपराध माफिया आता है। लेकिन धन्य हो, हमने एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट को बलाए ताक रख दिया और उसको पलटने की भी नहीं खुली। कहीं ऐसा ना हो कि सबकी कलई खुल जाए और सब लोग शर्मिंदा हों और बाद में मुंह दिखाने काबिल न रहे। तो ये जरूरी है कि आप चाहिए इस चीज को लिखिए। एनएन वोरा कमेटी की संस्तुतियां आज भी नेट पर अवेलेबल हैं। आखिर के 3 पन्ने शायद सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन संस्तुति बिल्कुल स्पष्ट है
कि माफिया और संगठित अपराध चलता ही तभी है जब अधिकारी, अपराधी, राजनेता मिल करके सामूहिक रूप से अपराध करके बांट करके, बंदर बांट करके लूट खसोट मचाएं। सर, नेक्सस इसका बड़ा खतरनाक है, बड़े ही शातिर तरीके से ऑपरेट कर रहा था और खुद जाकर बाहर बैठ गया है। लेकिन ईडी ने जो जांच पड़ताल की है सर, जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई की है और इस बड़े नेक्सस का खुलासा किया है, उनको भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नकेल कसी है उसके बाद ही इसने वहां बैठकर बोलना शुरू किया है। और आप सही कह रहे हैं कि इसको यूएई से भारत लाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं होने वाली है। लेकिन चलिए देखते हैं किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अगर राजनेता इसके इस खेल में शामिल है तो उनके नाम भी बहुत जल्द सामने आएंगे। और यहाँ पर सर इच्छा शक्ति ही काम आएगी, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा कहती है कि करप्शन को वो कतई बर्दाश्त नहीं करते, जीरो टॉलरेंस की नीति है। शायद उसी नीति के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ये पहली बार इतना बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।